अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर सिद्दीक है। आई एम वर्किंग एज अ सीनियर रजिस्ट्रार मेडिसिन कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि स्टूडेंट्स को हेल्प आउट किया जाए कि एग्जामिनेशंस के अंदर शॉर्ट केस को कैसे अप्रोच किया जाता है और किस तरह एक गिवन टाइम के अंदर उसमें से आप जो एग्ज़ाम की नीड है उसके मुताबिक अपनी फाइंडिंग्स को कैसे पिक करना है और कैसे एग्जामिनर को बताना है मिनिमम टाइम के अंदर। तो बच्चों को ये हेल्प करने के लिए हाउ टू अप्रोच अ शॉर्ट केस, उसके लिए जनरल टिप्स या जनरल गाइडलाइंस हम आपको बताएंगे। टारगेट ऑडियंस इसमें जो हमारे वो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो प्री आईएमएम कैंडिडेट्स हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं या आईएमएम के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, स्पेशली मेडिसिन एंड अलाइड के, वो जनरल मेडिसिन के हैं या वो नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी की जो प्री एम, क्योंकि पहले इनिशियल 2 इयर्स आईएमएम सबका सेम है, तो एक तो वो हमारे टारगेट ऑडियंस है। सेकंड टारगेट ऑडियंस हमारे वो कैंडिडेट हैं जो पोस्ट आईएमएम है, इंटरनल मेडिसिन के वाइवा के अंदर अपीयर होने वाले हैं पार्ट 2 के, या कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, क्योंकि जनरल अप्रोच आज हम जनरल डिस्कशन करेंगे कि कैसे लॉन्ग शॉर्ट केसेस को आपने अप्रोच करना है, तो ये सबके लिए ही इंशाल्लाह ताला जो है ये फ़ायदेमंद होगा। तो एफसीपीएस पार्ट 2 के कैंडिडेट जो मेडिसिन के हैं या मेडिसिन की सब स्पेशलिटीज़ या सुपरा स्पेशलिटीज़ की हैं और वाइवे के अंदर अपीयर होने वाले हैं, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तीसरा वो स्टूडेंट्स जो कि एमआरसीपी पेसिस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एमआरसीपी पेसिस की तैयारी और पार्ट 2 की तैयारी के अंदर कोई अब ज़्यादा फ़र्क नहीं है, नियर अबाउट सेम। ये टोक्स वाले स्टेशन शॉर्ट केस लॉन्ग केस को मिला के एक पेसिस का एग्ज़ाम बन जाता है, जिसमें 1-2 कम्युनिकेशन स्किल्स के, क्लिनिकल ओरिएंटेशन के कुछ उन्होंने स्टेशन डाले होते हैं और थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, वो भी हम आपको दरमियान में बता दिया करेंगे कि कैसे कैसे कुछ डिजीज़ का डिफरेंस है। तो इस टारगेट ऑडियंस में वो हमारे डॉक्टर्स जो एमआरसीपी पेसिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी जनरल गाइडलाइंस हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे मैं एक गाइडलाइंस अपने स्पेशली स्टूडेंट्स को जो कि हमारे पब्लिक सेक्टर के हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं होते, मैं उनको ये ज़रूर कहूँगा कि आप आईएमएम की अगर तैयारी करें तो साथ ही आप एमआरसीपी 1 की तैयारी करें और साथ ही एग्ज़ाम निकालें। और जो पार्ट 2 के अंदर है उनको चाहिए वो एमआरसीपी पार्ट 2 की भी तैयारी साथ करें, और रिटन एग्ज़ाम आपका जैसे ही आपका वाइवा ख़त्म हो तो आप एमआरसीपी 1 और एमआरसीपी 2 विद एफसीपीएस की डिग्री के साथ आप मार्केट में हो, और उसके बाद एमआरसीपी पेसिस निकालना आपके लिए बिल्कुल कोई मसले वाली बात नहीं है। और इसके आपकी जो मार्केट वैल्यू है, जैसे ही आप इंशाल्लाह ताला आप एग्जाम से निकलेंगे तो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये आपने साथ ही करना है, एक ही तीर से 2 शिकार करने हैं, सिर्फ एफसीपीएस के साथ नहीं चलना। तो एट द एंड ये कि हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव वो ये है कि हमने डेफिशिएंसीज को ओवरकम करना है जो हम शॉर्ट केसेस करते हुए करते हैं। तो अभी आपने गौर से मेरी चीज़ों को सुनना है कि शॉर्ट केसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स को देखा जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम एंटरिंग इनटू द, अब आपने अपने आप को सोचना है कि आप एग्ज़ाम मोड के अंदर हैं और आप एग्जामिनेशन जो रूम है उसके अंदर एंटर हो रहे हैं और 2 एग्जामिनर बैठे हुए हैं। तो अब मैं आपको वो सारी ऑब्जर्वेशन जो हमारी है, जो हम हमारे कोलीग्स या हमारे स्टूडेंट्स जो है वो गलतियां करते हैं, वो मैं सारी आपको एक एक करके बताऊंगा। आपने देखना है आपकी किस लेवल की गलतियां हैं, आगे फिर हम इसका हल निकालेंगे, तो फिर आपने उसको वैसे करना है। तो मैं सारी डेफिशिएंसी पूरा का पूरा शॉर्ट केस कैसे देखा जाता है, क्या क्या किया जाता है, एग्जामिनर क्या आस्क करता है, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, तो आपने उसको गौर से सुनना है और अपनी चीज़ों को आपने अपना कैथारसिस करना है। तो पहला स्टेप है शॉर्ट केस के अंदर कि आपने, जो हमारा कैंडिडेट है, जो हमारा डॉक्टर है, उसने अपना जो है वो अटायर ही डॉक्टर वाला नहीं है। मतलब आप जब तैयारी कर रहे होते हैं, आप जब एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आप कैजुअल ड्रेस के अंदर ना ओवरऑल पहना हुआ होता है, आपके गैजेट्स ही पूरे नहीं होते। आपने कभी सोचा ही नहीं कि मेरा जो है वो एग्जामिनेशन के लिए जो रिक्वायर्ड जो ऑपरेटर्स है, जो मेरे गैजेट्स हैं, उसका कोई बैग हो, और ओवरऑल के अंदर मैंने टॉर्च कहाँ पे रखनी है, और मैंने अपनी स्टैथ को कैसे सेट करना है, मैंने अपनी जो है फंडोस्कोप को कहाँ पे रखना है, बीपी ऑपरेटर्स कहाँ रखना है, थर्मामीटर कहाँ रखना है। तो अक्सर स्टूडेंट, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग के दौरान आप देखेंगे कि सिर्फ 70% बच्चे हैं जो कि सिर्फ स्टैथ के साथ होते हैं, और सिर्फ 15 से 20 या 30% बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा अगर उनके पास होगा तो एक टॉर्च होगी और एक हैमर होगा। बाकी चीज़ें जो है बिल्कुल भी वो हमारी ट्रेनिंग में हम लोग यूज़ ही नहीं करते। तो इसलिए जब हम एग्ज़ाम के पास जाते हैं तो बस बैग उठा के फिर रहे होते हैं, उनको यूज़ करना नहीं आता। हमारा ख्याल होता है कि शायद हम जब टाइम पड़ेगा तो यूज़ कर लेंगे। तो आप जब एग्जामिनेशन रूम के अंदर एंटर होते हैं तो आपका जो है वो एक अलहदा आपने बैग पकड़ा होता है, और बीपी ऑपरेटर्स जो होता है वो इधर ओवरऑल के अंदर पड़ा होता है, इतना मोटा सा लग रहा होता है, बिल्कुल आपका अटायर ही अच्छा लुक ही नहीं आ रहा होता, आपकी फील ही अच्छी नहीं होती। तो पहली चीज़, जैसे एग्जामिनेशन रूम के अंदर कैंडिडेट एंटर होता है तो एग्जामिनर देखता है इधर क्या वो कंसल्टेंट लुक दे रहा है या अभी भी
वो एक खलंडरा पीजीआर ही लग रहा है। तो आपने अपनी तैयारी के अंदर इस चीज़ को शामिल करना है कि यूर लुक मैटर्स, एग्जामिनर के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपने अपने गैजेट्स पूरे करने हैं, अपना अटायर डॉक्टर वाला करना है। अच्छा, दूसरा, जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर हो जाते हैं तो अगली चीज़ जो आपको मिलती है वो होती है कमांड। एग्जामिनर आपको कमांड देता है, कैंडिडेट कमांड कोई नहीं, यानी कि दूसरा जो पॉइंट है वो कमांड है, वो कमांड को इसी तरह नहीं फॉलो करता। उसको कमांड दिया कि डू द इंस्पेक्शन ऑफ चेस्ट, इंस्पेक्ट द चेस्ट ऑफ दिस पेशेंट। तो उसको सिर्फ इन एंड प्रोसीड, उसको इंस्पेक्ट का कहा गया। यहाँ कहा गया कि मिसाल के तौर पर डू द ऑस्कल्टेशन ऑफ द चेस्ट ऑफ दिस पेशेंट एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। उसको ऑस्कल्टेशन ऑफ चेस्ट की कमांड दी गई है, तो वो पूरा इंस्पेक्शन, ये जब एग्जामिनर, क्योंकि एक ही कमांड सारे स्टूडेंट्स को नहीं देते, दरमियान में चेंज भी कर रहे थे कि यार स्टूडेंट पूरा हमारे साथ जो है अट्रैक्टिव भी है या नहीं, तो वो फिर इंस्पेक्शन शुरू कर देता, हालांकि ऑस्कल्टेशन की कमांड दी होती है। आमतौर पर ऐसे नहीं होता, लेकिन हो सकता है। तो कमांड को सही तरह फॉलो नहीं करते स्टूडेंट। बाज़ का तो उनको कहा जाता है कि एग्जामिन द लोअर लिम्ब ऑफ दिस पेशेंट एंड प्रोसीड। तो वो लोअर लिम्ब को मोटर सिस्टम समझते हैं और वो फौरन मोटर सिस्टम शुरू करना कर देते हैं कि भाई मुझे तो लोअर लिम्ब का एग्जामिनेशन का तो मोटर सिस्टम होगा। सो दूसरी बड़ी गलती के कमांड को ही सही तरह से स्टूडेंट हमारा नहीं सुन रहा, तो इसकी आपने इसका एक ख्याल रखना है। ठीक है जी। तो पहले अपना अटायर पूरा करें। दूसरा, जैसे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आए, कॉन्फिडेंस के साथ जो है अपने एग्जामिनर की कमांड को सुने और उसकी गलतियों के ऊपर जो है, जो वो कह रहा है उसको गौर से करें और उसके मुताबिक अपने एग्जामिनेशन को मोल्ड करें। अच्छा जी, जब आप जो है अगली चीज़, जब आपको एग्जामिनर जो है वो कमांड दे देता है, तो अगली चीज़ होता है पेशेंट से इंटरेक्शन। तो पहली चीज़ पेशेंट से इंटरेक्शन के अंदर आती है कि आपने उससे कंसेंट लेनी है, आपने इजाज़त लेनी है। अब आप ऐसा करें, आप अपना कैथारसिस करें, यहीं पे वीडियो को स्टॉप कर दें और कमांड आपको ये दी है कि एग्जामिन द प्री कार्डियम ऑफ दिस पेशेंट, और फीमेल पेशेंट है। ठीक है जी, आप उसको उसकी जो है ना कंसेंट लेके दिखाएं। अब आप यकीन करें, ये कमांड जब भी हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं तो अब उनको पहले तो उनकी आवाज़ भूल जाती है कि क्या करें, कि आए बाएँ शायद कि फ़ीमेल है, अब इससे मैं कैसे करूं कि मैंने आपके जो है सीने से कपड़ा ऊपर करना है, मैंने जी, वो सोचते हैं कि सर इजाज़त इस पेशेंट से लें, एग्जामिनर से लें, या हम एग्जामिनर से पूछें या उस पेशेंट से पूछें कि बाहर से कोई हमें नर्सिंग स्टाफ दे दे जो हमारी हेल्प कर दे, तो वो इसी पे रुक जाते हैं। तो उनको फीमेल से या मेल से अपनी इजाज़त ही नहीं लेना आती, अपनी जो है जो कंसेंट लेना, वो जुमला ही नहीं उनके पास होता और उसमें उनकी आवाज़ हिल रही होती है, तो वहीं से आपका इंप्रेशन ख़राब हो जाता है। तो कंसेंट लेना नहीं आती, और क्योंकि हम रूटीन में लेते भी नहीं है, पहली दफ़ा एग्जाम में जाके ले रहे होते हैं। अच्छा जी, अगली बड़ी गलती, कंसेंट चलो किसी तरह हाँपते काँपते ले ली, अब एक्सपोज करना, एक्सपोजर कैसे करें। अब एक्सपोजर का नहीं पता कि प्रीकार्डियम का एक्सपोजर है तो कितना करना है, फीमेल पेशेंट आ गया तो अब क्या करें, किस तरह अप्रोच करें, इसको कितना इसको वो हम करें या ऐसे ही शुरू कर दें, और वहीं से उनका कॉन्फिडेंस शैटर और टाइम ज़ाया और काम ख़त्म। अच्छा, अगर जो है वो जीआई सिस्टम करना है तो कितना का एक्सपोज करें, जीफी स्टर्नम तक करें या मिड थाई तक करें, जेनेटेलिया नज़र आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। ये जब एग्जाम के रूम के अंदर जाते हैं तो फिर स्टूडेंट को याद आता है, यार इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, मैं तो इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन करके आ गया, तो एक्सपोजर के बारे में नहीं पता आपको। ठीक है, तो ये बड़ी गलती होती है। उसके बाद जो है जब आप जो है खैर एक्सपोजर कर लेते हैं, तो जब उसको एक्सपोज कर रहे होते हैं ना, जब कपड़ा हटाना रखना, उसके अंदर पेशेंट के साथ इतना रफ डील होता है स्टूडेंट्स का कि वो उसकी कमीज़ उतारना नहीं, इसको कहते हैं कमीज़ खींचना, उसका ट्राउज़र ऊपर करना नहीं, उसका ट्राउज़र को इस तरह करते हैं कि बस ऐसे खींच के, और वो उसको जिस तरह आपने किए उसके जो है कपड़े हटाए हैं वो वहीं पे पड़े हुए, पूरा लॉन्ग केस हो गया, शॉर्ट केस हो गया, थर्मामीटर अंदर पड़ा हुआ है, बीपी ऑपरेटर साहब भूल गए, एग्जामिनर बुला के कह रहा है बेटा ये अपना थर्मामीटर और अपना बीपी ऑपरेटर से उठा लो और काइंडली पेशेंट्स को शुक्रिया भी अदा कर लो, इसको कवर भी कर दो। तो तीसरी बड़ी गलती ये करें। अब देखें, अभी स्टार्ट हुआ और कितनी बड़ी गलतियां सामने, अभी आप मेन मेथड के ऊपर नहीं पहुंचे। ठीक है, अभी तो आपने मेथड मेन करना है, पेशेंट से इंटरेक्ट करना है, वहाँ पे और गलतियाँ। तो अटायर पूरा नहीं है, अटायर लेने के बाद कमांड नहीं सुनी जाती, कंसेंट के ऊपर गलती, एक्सपोजर के ऊपर गलती। अभी ये 4 गलतियाँ मैंने आपको बता दी। अगर हो सके तो आप ये साथ के साथ लिखते भी जाएं, नोट भी करते जाएं कि ये गलतियाँ हो रही हैं। अच्छा, उसके बाद जो है आपने फिर मेथड शुरू करना है। एग्जामिन द, फर्ज करें कमांड में लिए एग्जामिन द एब्डोमेन ऑफ दिस पेशेंट एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली, डू द रेलेवेंट। तो अब उसमें इंस्पेक्शन है, पैल्पेशन है, परकशन है, ऑस्कल्टेशन है।
उन स्टेप के अंदर जो है ना इंस्पेक्शन जल्दी जल्दी वो लग रहा होता है कि टाइम से आ रहा होता है, कभी घड़ी को देखेंगे, वो स्टेप भूल जाते हैं। एग्जाम को अंदर कभी स्टेप भूल गए, कभी क्या करें, इंस्पेक्शन की 5 चीज़ें क्या थी, पल्पेशन की क्या थी, और वो पहले डीप पल्पेशन कर ली, फिर याद आया वो सुपरफिशियल पल्पेशन करनी है, फिर सुपरफिशियल की डीप दोबारा कर ली। तो ड्यूरिंग एग्जाम चूँकि प्रैक्टिस नहीं की होती, स्टेप्स को याद नहीं रखा होता, उनकी स्कीम नहीं बनाई होती, तो वो सारा सीरीज़ ही ख़राब हो जाती है। लेकिन अक्सर स्टूडेंट इस स्ट्रेस के बावजूद भी हमारे फाइंडिंग पिक कर लेते हैं कि सर एसाइटिस थी, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली थी, वो कर लेते हैं, लेकिन वो स्टेप्स की जो सिमेट्री है, जो उसकी खूबसूरती है, वो पूरी नहीं करते। ऑस्कल्टेशन भूल जाते हैं, इस तरह की चीज़ें गलती करते हैं। तो ये जो है ना वो करते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम, उसमें प्रॉपर पोजीशन भी नहीं बनाते, ठीक है। तो अगली जो चीज़ है, जब ये एग्जामिनेशन है, पोजीशन कैसे बनाना है, वर्ड वो याद ही नहीं होता पोजीशन, बस वो ये याद होता है जैसे प्री गार्डियन की पोजीशन है, भूल जाएंगे वहाँ पे, वो पोजीशन का स्टेप भूल जाएंगे और सीधा मेथड शुरू कर देंगे। तो आपने ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपकी आगे लिखनी है, आपको इसको लिखते जाएं। तो पहला वर्ड क्या, आपने अपना अटायर पूरा करना है, दूसरा क्या, कमांड को सुनना है, तीसरा क्या, आपने पेशेंट से कंसेंट कैसे लेनी है, मेल और फीमेल से, चौथा ये एक्सपोजर कैसे लेना है, पांचवा ये है कि पोजीशन कैसे बनानी है, और छठा जो है आप मेथड के ऊपर पहुंच गए। अब छठी चीज़ मैंने आपको बताया कि उसमें भी कितनी तरह की गलतियां, सिमेट्री नहीं होती मेथड की, फाइंडिंग भी कर लेते हैं लेकिन बाकी भूल जाते हैं। फिर उसको जब उस रेलिवेंट के अंदर जब हम उसको एक्सटेंशन पे जा रहे होते हैं, तो एक्सटेंशन की चीज़ें भूल जाते हैं कि भी क्या क्या करना होता है, जीपी में क्या देखना है। उस सिस्टम के मिसाल के तौर पर अगर अब मुझे अपर मोटर न्यूरॉन टाइप पैराप्लेजिया मिल गया है, तो उसमें मैं ये जीपी जीआईटी वाला तो नहीं करूँगा ना, स्पेशल मेथड होगा उसमें कि जो हमने चीज़ें पिक करनी है अपर मोटर में। तो उसमें मैं अब दोबारा जो है वो क्लबिंग देखना शुरू कर दूँ और जॉन्डस के ऊपर टाइम ज़ाया करना शुरू कर दूँ, ठीक है। तो वो रेलिवेंट की स्कीम ही नहीं बनी हुई, तो वहाँ पे जो है ना रेलिवेंट एग्जामिनेशन ही पूरा नहीं हो रहा होता, ठीक है। और इस सारी गलतियों के दौरान पता चलता है, ये मैं बता रहा हूँ कि कई स्टूडेंट्स हमारे एक्सटेंशन तक पहुँचते ही नहीं है, क्योंकि टाइम ख़त्म हो चुका होता है, टाइम मैनेजमेंट ही नहीं है और एक्सटेंशन कर ही नहीं पाते। सो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने ये सारी चीज़ें, एक तो यहाँ तक ये गलती हो गई। खैर, अब यहाँ तक आप पहुँचे, आपने ये सारी चीज़ें कर ली। अब अगली चीज़ होती है, जब ये सारा कुछ हो गया, एक टाइम घंटी बजती है, तो एग्जामिनर पूछता है, जी बताएं, व्हाट आर यूर फाइंडिंग आफ्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट। अब आपको पता तो है कि जी हेपेटोस्प्लीनोमेगाली है, कोई थोड़ा बहुत पेल पेशेंट लग रहा है, लेकिन अब उसको बताएं कैसे, बताना नहीं आ रहा, ठीक है। हम उसको आवाज़ हचकिचा रही है और एग्ज़ाम का स्ट्रेस आ गया है। इस वजह से आ गया क्योंकि आपने हमने जो है वो क्योंकि हमारी स्ट्रक्चर ट्रेनिंग नहीं है, बोलने की प्रैक्टिस नहीं होती, तो अभी हमारी सब कॉन्शियस के अंदर इंग्लिश तो आई नहीं होती, तो कैसे बोला नहीं जाता। तो उसका हल ये होता है कि जैसे वो बचपन में हम एक ही मजमून लिखा करते थे, माई बेस्ट टीचर, माई बेस्ट स्टूडेंट, माई बेस्ट नेबर, माई बेस्ट लीडर, तो एक ही 10-12 जुमले होते थे, उसमें सिर्फ लीडर, टीचर और इस तरह के रहे। इसी तरह आपने हर सिस्टम की एक, जो आपने बोलना है, एक पैराग्राफ बनाना है, उसकी इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन की फाइंडिंग चेंज होनी है, सिर्फ वही इंग्लिश बोलनी है। जनरल इंस्पेक्शन पे क्या नज़र आया, एक्सटेंशन पे क्या आया, वो आपने पूरे पैरे बनाने और वो इंग्लिश बोलनी है। 70% लोग, चूँकि हम इंग्लिश हमारी इतनी फ्लुएंट नहीं है, तो एग्जामिनेशन के लिए आपको स्पेशल पैराग्राफ बना के जाने पड़ते हैं। ऐसे नहीं होता कि इंग्लिश अंदर आप खुद फूट पड़ेगी उस दिन आपसे, तो ये गलती बताया नहीं जाता, और इसी के ऊपर आपका, जब आप बता ही नहीं सकते केस, आपका वहीं पे फेल हो जाता है, फ्लुएंसी नहीं है। तो अगली गलती ये हुई कि बताना ही नहीं आता, सबसे बड़ी गलती। यानी कि जो अक्सर लोग जो 2 या 3 अटैम्प्ट दे लेते हैं, मैंने देखा कि वो जो पिछली एक्सटेंशन तक का जो प्रॉब्लम है, मैंने देखा वो उस तक तो उन्होंने बड़ा अच्छा काबू पा लिया होता है, लेकिन बताना कैसे, इतना बोरिंग बताएंगे कि एग्जामिनर कहेगा यार बस छोड़ो, इससे सीधी सीधी बाकी डिस्कशन ही करते हैं। अच्छा, अब अगला जो इम्पोर्टेंट है कि जो अगली जो चीज़ है, उसमें ये होता है कि जब आप इसमें आता है कि भी आपकी क्या फाइंडिंग है, तो वो आपको पता, आप कहते हैं जी कि सर, यानी कि आप है डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, ये भी एक स्टेप है, इसके नंबर है एग्जाम के अंदर। यानी कि आपने जब फाइंडिंग बता ली है, जब फाइंडिंग अगला पूछेगा बेटी व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस, तो आपने डायग्नोसिस बताया कि सर राइट साइड पे प्लूरल एफ्यूजन है विद लिम्फोडेनोपैथी। तो वो कहेंगे अच्छा कि व्हाट इज़ द डिजीज सस्पेक्टेड। अब सारी बात है, प्लूरल फ्यूजन है तो आपसे कॉज पूछ रहा है ना, डिजीज बताएं कि इसमें प्लूरल फ्यूजन क्यों है। तो अब उसमें स्टूडेंट बताना शुरू कर देंगे प्लूरल फ्यूजन, सर इट कैन बी हार्ट फेलियर, इट कैन बी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इट कैन, यानी कि जो प्लूरल फ्यूजन की कॉजेज हैं वो बताना शुरू कर देंगे।
हालांकि आप पेशेंट के ऊपर खड़े हुए, आपने उस पेशेंट का डायग्नोसिस करा कि इसके अंदर प्लूरल इन्फ्यूजन आपको किस वजह से लग रही है। आपको लग रहा है सीए लंग है, आपको लग रहा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, आपको लग रहा है हार्ट फेलियर है। जो 2 या 1 डिफरेंशियल आपने वो बताने, बुक की 18 डिजीजेज नहीं बतानी। तो डिफरेंशियल ही नहीं बताना, ये अगली बड़ी गलती। इनके बुकिश बताना शुरू कर देते हैं। पेशेंट को डायग्नोज करना है, मैसेज आपका ये। अब अगला जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, हाउ यू इन्वेस्टिगेट दिस पेशेंट, कि आप इस पेशेंट को कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब इन्वेस्टिगेशन जो स्टूडेंट हमारे बताते हैं, मिसाल के तौर पे अपर मोटर न्यूरॉन टाइप पैराप्लेजिया, कैसे आप इसको करेंगे, तो बहुत जो अगली इन्वेस्टिगेशन है कि एमआरआई लंबोसैक्रल स्पाइन या डॉर्सोलम्बर स्पाइन, वहाँ से शुरू कर देते हैं। ये एक्सरे है, अगर आपने जो है वो कोई डायग्नोसिस जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का बनाया है, तो सीएसएफ एग्जामिनेशन है जो सिंपल है, बेड साइड एग्जामिनेशन, पहले वो करेंगे, फिर हम आगे एमआरआई पे जाएंगे, क्योंकि आपको पता है तो हमने प्रैक्टिकल बात कर रहे होते हैं। जिसका रिजल्ट हमें फ़ौरन बेड साइड पे मिलेगा वो पहले बताएंगे, सिंपल इन्वेस्टिगेशन, फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, तो इन्वेस्टिगेशन ही बताना आती। इस तरह अगर मिसाल के तौर पर आ गया कि पेशेंट को जैसे प्लूरल एफ्यूजन है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे बतानी है, कि वो शुरू कर देंगे कि मैं सर इसका HRCT टेस्ट करा लूँगा। वो भी पहले एक्सरे तो करवा लो, एक्सरे से कंफर्म तो कर लो, और उसके बाद जो है वो CBC दरमियान में आ जाएगी, वायरल मार्कर, सीरम एल्ब्यूमिन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का वर्कअप आ जाएगा। वो भी पहले प्लूरल फ्लूइड का एग्जामिनेशन तो कर लो, ट्रांसुडेटिव एक्सुडेटिव। तो आपने पेशेंट के ऊपर रहना है, स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन उसको कैसे आप डायग्नोज करोगे जिसका आपके ऊपर एग्जाम है, वैसे इन्वेस्टिगेशन बताओगे। सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशन बाद में बताओगे, सो इन्वेस्टिगेशन नहीं बतानी है, क्योंकि अगली बड़ी गलती, अगला स्टेप। आखिरी चीज़ होती है इन्वेस्टिगेशन के बाद, हाउ विल यू मैनेज। एग्जामिनर आपसे पूछता है, तो जी हम बताना शुरू कर देते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू वाइटल में, ठीक है वाइटल, हम उसकी वाइटल साइंस को स्क्योर करेंगे और फिर बाकी चीज़ें। लेकिन इस पेशेंट को कैसे मैनेज करेंगे। आपने कहा कि इस पेशेंट को आपका ख्याल है कि यहाँ सीए लंग है जिसकी वजह से प्लूरल एफ्यूजन है, या ये पैरानिम्यूनिक एफ्यूजन है, क्योंकि बाकी चीज़ें मैंने रूल आउट कर ली। तो अब ठीक है, वाइटल स्कोर करने के बाद आप इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो आप उसमें कहें कि जी मैं इसको जो है वो चेस्ट ट्यूब डाल दूंगा, और जो है ना मैं इसमें जो है वो इसको सर्जरी की कॉल कराऊंगा। मैं तो इनके एटिपिकल भी, आप जिस तरह वार्ड एडवाइस लिखते हैं, आपने जो पेशेंट एमरजेंसी में देखते हैं या ओपीडी में देखते हैं, तो जो वार्ड एडवाइस जैसे आप लिखते हैं कि ऊपर डायग्नोसिस लिखते हैं सीए लंग, पैरानिमोनिक एफ्यूजन, एडमिट इन वार्ड, सेंड बेस लाइन, स्पेशली प्लूरल एफ्यूजन, प्लान सीटी चेस्ट। उसके बाद आप लिखते हैं कि एंटीबायोटिक्स, कैलामॉक्स लिख दिया, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, तो एंटीबायोटिक्स आप लिखते हैं। उसके बाद हम मेलिग्नेंसी सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो अगर पेन है तो उसको एनाल्जेसिक देते हैं, और आपको लगता है एम्बोलिज्म का चांस है तो प्रोफिलैक्टिक क्लेक्सेन वगैरह लिखते हैं। उसके बाद फिर आपको लगता है कि इसकी एको होनी, वो डायूरीज के चांस है तो आप डायूरेटिक्स, आपको लगा कि हार्ट फेलियर है तो वो लिखते हैं। उसके बाद वाइटामिन, तो जो प्लान आप अपनी एडमिशन स्लिप पे लिखते हैं एग्जामिनर को वो बताना है, वो आपका पेशेंट है उसका प्लान आपने उसको बताना है, बुक किस चीज़ें नहीं बतानी, बुक के ऊपर नहीं है। यू आर कंसल्टेंट, आपका कंसल्टेंट का एग्जाम हो रहा है, फाइनल ईयर MBBS का एग्जाम डेविडसन का नहीं हो रहा, आपसे पेशेंट मैनेज कराना। तो ये गलतियां हैं मोटी मोटी जो मैंने आपसे डिस्कस की है हर लेवल की। तो अब आपने अपना कथारसिस करना है, आप इसमें से किस लेवल की गलती कर रहे हैं। हमारे सारे के सारे स्टूडेंट्स के अंदर जो है, सारे तो नहीं, कुछ स्टूडेंट ही करते, तो आपने, तो हमारा जो आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का ये है कि इन सारी डेफिशिएंसीज को कैसे ओवरकम करें। तो इस लफ्ज़ को गौर से सुन लें, इसका एक ही हल है। आपको हर स्टेप का सबसे पहले लिखना पड़ेगा शॉर्ट केस एग्जामिनेशन ऑफ GIT। आपको अपनी अप्रोच लिखनी पड़ेगी, अप्रोच कहते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग लिखनी पड़ेगी, मेडिकल स्क्रिप्ट राइटिंग लिखनी पड़ेगी। आपको अपनी ABM अब्दुल्ला लिखनी पड़ेगी, आपको अपनी शॉर्ट केसेस और लॉन्ग केसेस की बुक लिखनी पड़ेगी। अगर आप अपनी बुक लिखेंगे तो आप जल्दी फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे। नहीं तो अगर आप इस तरह नहीं करेंगे, मांगी तांगे की बुक्स पढ़ेंगे, जाते हुए वार्ड में रैंडमली केस करते रहेंगे, तो हो सकता है 5वीं 6वीं अटेम्प्ट में बार बार करने के बाद सब कॉन्शियसली ये चीज़ें खुद आप में प्रोड्यूस हो जाए तो पास हो जाए। लेकिन आप अगर अर्ली पास होना चाह रहे हैं और एक ही तीर से दो शिकार के MRCP पास करना चाह रहे हैं, तो आपको इस पैटर्न पे लिखना पड़ेगा, अपनी बुक बनानी पड़ेगी। बुक बनाएंगे और उसके ऊपर चलेंगे तो ना आपके मेथड के अंदर जो डेफिशिएंसी है, जो चीज़ें मिस हो रही है ना वो मिस होंगी। जब आपको कहा जाएगा कि बताएं कि कोलैप्स विद लिम्फोडिनोपैथी है, तो आप सारा केस अपना बताएंगे कि ये फाइंडिंग है जिस इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन में, जिस पे मैं कहता हूँ कि इसको कोलैप्स है, और ये एक्सटेंशन की फाइंडिंग है, और इनकी बेसिस पे मेरे ये डिफरेंशियल है। इसमें तो आपकी स्कीम लिखी पड़ी होगी, वो माई बेस्ट फ्रेंड टीचर, उस वाला पूरे वो पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। जैसे आपने देखा है ABM अब्दुल्ला में उसने लिखा होता है
एक सारी तो वो उसने अपनी एग्जाम के दौरान ये तैयारी की, तो आपको अपनी बुक लिखनी पड़ेगी। तो अब आप अपनी कॉपी पेंसिल एक ले लें और मैं कुछ टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये आपको मैंने गलतियाँ बता दी, आज से आपकी तैयारी शुरू हो रही है इंशाल्लाह। तो आगे हम इसको आगे जल्दी जल्दी मैं आपको बताता जा करूँगा। आपने अपनी बुक लिखनी है और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर पार्ट 2 का कैंडिडेट जो 3-4 ईयर रेजिडेंसी कर चुका है, वो एक दिन के अंदर रिस्पिरेटरी की सारी स्कीम लिखेगा और अगले दिन जाके परफॉर्म करेगा, और यकीन करें 2 दिन के अंदर आप शॉर्ट केस रिहर्स कर सकते हैं। जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो हफ्ते में एक दफ़ा इस स्कीम को लिखेंगे, लिखने के बाद पूरा हफ्ता रिहर्स करेंगे। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। आप फाइनल ईयर के लेवल के ऊपर नहीं है, आपने बहुत सारे पेशेंट देख लिए हैं, आपका बहुत सारा एक्सपोजर हो गया, जस्ट आपने स्ट्रीम लाइन करना है। पहली दफ़ा आपको लिखते हुए, वैसे मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में खुद लिखवाऊंगा, बताऊंगा मैंने अक्सर स्टूडेंट को जब बताना शुरू किया, वो उन्होंने मेरे से भी अच्छी स्कीम लिख के मुझे लिया कि सर ये स्कीम और इसके मुताबिक हम कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मिनिमम टाइम के अंदर उन्होंने मेथड भी परफॉर्म किया और बड़ी अच्छी इंग्लिश के साथ मुझे बोल के भी बताया। तो अपनी आज से एक कागज़ पेंसिल बना लें, एक बुक बना लें, उसके ऊपर आप लिख लें, अपना नाम लिखें कि जी डॉक्टर साद शॉर्ट केसेस बुक। बल्कि जो है ना वो अपनी टिप वे है कि टिप ये है कि आप अकेले तैयारी नहीं करेंगे, आपने अपना पार्टनर ढूंढना है। एक पार्टनर या मैक्सिमम एक ग्रुप के अंदर 2 या मैक्सिमम 3, इससे ज़्यादा आप नहीं रहे। तो टिप 1 ये है, 2 बंदों का या 3 बंदों का एक ग्रुप बना लें, ठीक है जी। अगली टिप 2 ये है कि अपनी पूरी रिस्पिरेटरी की है या कार्डियोलॉजी की है या जो भी आप शॉर्ट केसेस लिख रहे हैं, रूमेटोलॉजी के शॉर्ट केसेस लिख रहे हैं या डायबिटीज़ का शॉर्ट केस लिख रहे हैं, वो आप ऊपर लिखें और पूरी उसकी स्कीम स्टार्टिंग फ्रॉम जो मैंने पॉइंट बताएं, अपना अटायर जो जो चीज़ें आपको चाहिए एंटर होने से पहले वो पूरा करें। फिर कमांड सुननी है, वो कमांडें लिखनी है कि ये 3 या 4 कमांड्स इसमें मिल सकती हैं। फिर आपने लिखना कि मैंने अपने पेशेंट को जो मैंने उससे वो लेनी है, कंसेंट लेनी है, उसके जुमले लिखने हैं। वहाँ पे जुमला जहन में नहीं आता। सो वहाँ से लेकर मैनेजमेंट तक सारी चीज़ें जो उर्दू में पूछनी वो उर्दू में लिखेंगे, जो इंग्लिश में बतानी वो इंग्लिश में लिखेंगे। इसको कहते हैं स्कीम राइटिंग। इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा। सो पहला पॉइंट अपना ग्रुप बना लें। दूसरा पॉइंट अपनी स्कीमें अपनी लिखें, डॉक्टर साद एंड डॉक्टर जो है शाहमीर शॉर्ट केसेस बुक, अपनी बुक लिख लें। आपको ये बुक अपनी पूरी लाइफ, अभी तक हम इन्हीं स्कीम्स की बेस पे चलते हैं, वैसे ही एग्जामिनेशन करते हैं, सब कुछ वैसे ही होता है। तो ये आप अपनी बुक के ऊपर नाम लिख लें, आगे अपने शॉर्ट केसेस की बुक लिखनी है, कोई मसले वाली बात नहीं है। जो पार्ट 2 के कैंडिडेट इंशाल्लाह 10 दिनों के अंदर 5 एक दिन वो स्कीम लिखा करेंगे, उसको याद करेंगे, अगले दिन पेशेंट पे जाके परफॉर्म करेंगे और मैं आपको हेल्प आउट करूँगा कैसे करना अगली वीडियोज़ के अंदर। और फिर मॉक एग्जामिनेशन करें। जब आप वार्ड में नहीं, आप दोनों आपस में आप कमांड दें कि आप ना मेरे ऊपर ये मेथड करें, एग्जामिन द एबडोमेन डू प्रोसीड, वो सारा कुछ करेगा जो आपने किया। फिर उसके बाद आप बताएंगे आपने एग्जामिन किया है, तो आपको जो है ना फेटस स्प्लीनोमेगाली के साथ लिम्फ नोड बने, इसकी फाइंडिंग मुझे सारी बताएं और डिफरेंशियल डिस्कस करेंगे। तो इस तरह आपने ऊपर ट्रिप थी है, मॉक एग्जामिनेशन शुरू कर दो। टिप 4 ये है कि जिन चीज़ों में आपकी डेफिशिएंसी है उन चीज़ों के लिए अपने सीनियर्स के पास जाएं। मिसाल के तौर पे आपसे ब्रोंकियल ब्रीथ पिक नहीं होती, लीवर की एग्जामिनेशन में कोई मसला हो रहा है, कार्डिक ऑस्कल्टेशन है, नहीं पता चल रहा एपिक स्पीड कैसे लोकेट करनी, या वाइटल स्टोनसिस का मरमर नहीं पिक होता, क्या करें, किस तरह करें। तो ये सारी चीज़ों के लिए सीनियर के पास जाएं और जो है ना वो उनसे जो है टारगेटेड फाइंडिंग्स ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको खुलासा बता रहा हूँ, मैंने आपको अपनी ऑडियंस बताई, मैंने आपको पूरे शॉर्ट केस के जो हर स्टेप के बारे में बताया जो आप गलतियाँ करते हैं और उनका हल बताया। अपना ग्रुप बनाएं, अपनी स्कीमें लिखें, एक दूसरे को परफॉर्म करें और फिर पेशेंट्स के ऊपर जाएं। जब आप फिर पेशेंट्स के ऊपर जाएंगे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है जी। तो अगली वीडियो जो मेरी आएगी उसमें मैं आपको सारे शॉर्ट केसेस बता दूंगा कि रिस्पिरेटरी, जीआईटी, कौन कौन से मेजर ग्रुप्स हैं। वो मैं आपको एक छोटी सी 2-3 मिनट के, वो आपने अब आपकी बुक लिखना, आपने अपनी बुक लिख लेनी है, अपनी स्टडी पार्टनर इकट्ठा कर लेना है, जो भी आपने वो आप उसके लिए तैयार हो जाए इंशाल्लाह ताला। तो जो पार्ट 2 के कैंडिडेट हैं वो जल्दी जल्दी करेंगे और जो IMM के हैं एग्जाम के करीब वो भी डेज के अंदर इसको रिहर्स करेंगे और जो ट्रेनिंग के दौरान है वो वीकली इन वीडियोस को देखा करेंगे इंशाल्लाह। तो हम आगे इसको परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। तो अगली वीडियो जो है उसमें आपने कागज़ अपनी जो बुक के ऊपर लिखना है कि मैं आपको बताऊंगा कि रिस्पिरेटरी, जीआईटी 5 सिस्टम के अलावा और कौन कौन से ग्रुप हैं जो शॉर्ट केसेस में पूछे जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।